नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अब थोड़े से ट्रीटमेंट और इलाज वाली दुनिया के अंदर प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में अपन रेगुलरली स्टडी कर रहे थे मल्टीपल डिजीज वाले एरिया को। अब बात करेंगे थोड़े से अपन इलाज को लेकर। इलाज वाला पोर्शन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज या बात कर सकते हैं थेरेपेटिक पोर्शन ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। और वहां थेरेपेटिकल पोर्शन में स्पेसिफिक जो मैनेजमेंट है वो टारगेट डिलीवरी को करता है। यहां वाला मैनेजमेंट जनरल, न्यूट्रिशनल, फार्माकोलॉजी, सर्जिकल नहीं होने वाला। यहां मैनेजमेंट में वो मॉडलिटीज यूज ली जाएंगी जो डिलीवरी को इजी बनाती हैं। उस कैटेगरी में आज के लेक्चर में अपने साथ जिस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन स्टार्ट होगा सामने बोर्ड पे अवेलेबल है, फॉरसेप्स और वेंटोस डिलीवरी। फॉरसेप्स के अंदर देखें किस प्रकार फॉरसेप्स को बेबी के हेड पे अप्लाई करके डिलीवरी को इजी बनाया जा रहा है। और वेंटोस जब भी बात चलती है तो बहुत बार 3 इडियट की याद आ ही जाती है कि किस प्रकार एक वेंटोस कप को ओवर द बेबी स्कैल्प अप्लाई करके डिलीवरी को इजी बनाया जाता है। ये दोनों जो थेरेपेटिक मॉडलिटीज हैं इन्हें कॉमनली डिस्कस किया जाता है। कारण सिर्फ इतना है कि इनके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्री रिक्वायरमेंट काफी सिमिलरिटी रखते हैं। इसीलिए हम इन दोनों डिलीवरी एड्स को एक कंबाइंड वे में स्टडी करेंगे। आते हैं इसके अंदर कंटेंट की जानकारी लेने, जहां हमें 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एमसीक्यू मिलेगा हमें इसके आइडियल इंडिकेशन से। एमसीक्यू अराइज होता है फॉरसेप्स और वेंटोस की एप्लीकेशन को लेके, और बहुत स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू आता है फॉरसेप डिलीवरी की लेट कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन अराइज होके। आते हैं सारे कंटेंट और इन एमसीक्यूज की अवेलेबिलिटी को चेक करने इन कंटेंट के अंदर। तो उस कैटेगरी में सबसे पहले स्टडी करेंगे अपन फॉरसेप्स के वैरायटी को लेके, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरसेप्स। स्टार्ट वहीं से करेंगे। देखें किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है। ये एक क्लासिकल क्लासिफिकेशन है जहां पे फॉरसेप्स को जिस एरिया में अप्लाई करते थे उस बेस पे इसे कैटेगराइज किया गया था। नाम थे सामने लो और आउटलेट फॉरसेप्स, मिड फॉरसेप्स, हाई फॉरसेप्स। ये काफी पहले समय से चलता आ रहा एक बेसिक क्लासिफिकेशन का मोड था जहां पे ये नाम यूज होते थे। अब इसे थोड़ा एडवांस कर दिया गया है। ये नाम सामने जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें आप कोरिलेट करेंगे हमारे पेल्विक के एरिया से, क्योंकि पेल्विस के अंदर भी कैविटी और आउटलेट वाली बातें चलती थी। थोड़ा आप कोरिलेट करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा इसको पढ़ना, कि जहां हम समझते थे कि लेबर वाले जो इवेंट है, स्टेशन वाला जो इवेंट है, एंगेजमेंट वाला जो इवेंट है पेल्विक के आउटलेट एरिया में होता था ईस्चियल स्पाइन पे। उससे ऊपर वाला पोर्शन कैविटी और उससे भी ऊपर वाला पोर्शन इनलेट कहलाता था। फीटल हेड की लोकेशन क्या है, कहां से उसको लेकर आना है, उस बेस पे ये सारे नाम है। प्रेजेंट में हाई फॉरसेप्स वाला जो एरिया था उसे यूज करना बंद कर दिया गया है, क्योंकि हाई कैविटी का मतलब होता है बच्चा बहुत ऊपर है, और बहुत ऊपर से लाने के लिए फॉरसेप्स को इतना डीप एंटर नहीं कराया जाता। तो अब प्रेजेंट में जो कैटेगरी चलती है वो 3 चलती हैं, जिसमें नंबर 1 नाम होता है आउटलेट फॉरसेप्स, नंबर 2 चलता है लो कैविटी फॉरसेप्स, नंबर 3 आता है मिड कैविटी फॉरसेप्स, और नहीं यूज होता बिल्कुल भी हाई फॉरसेप्स। तो क्लासिफिकेशन में पढ़ने के लिए तैयार रहें। 3 वैरायटी, आउटलेट, लो कैविटी, मिड कैविटी। और यहां पे बहुत हमें मदद मिलेगी पेल्विस के लैंडमार्क को समझ करके। आउटलेट का मतलब होता है कि बच्चा ईस्चियल स्पाइन से बहुत नीचे है। इस आउटलेट के 2 मतलब है। पहला मतलब पेल्विस का आउटलेट, दूसरा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसे वल्वा बोलते हैं, उस वल्वल आउटलेट पे दिखाई देना।
मतलब बच्चा बहुत नीचे दिखाई दे रहा है, बोलते हैं उसे +4 स्टेशन। हमने हेड स्टेशन पढ़ा हुआ है, -5 से +5 रेंज होती है। आउटलेट में वो स्टैंड करता है +4 पे। लो कैविटी, मिड कैविटी जो एरिया है, लो कैविटी बताता है कैविटी से नीचे की तरफ है। अब जितना नीचे होता है वो प्लस में जाता है, 0 या प्लस। मिड कैविटी बताता है अभी तक बच्चे का सर कैविटी में ही है, स्टेशन पे आया ही नहीं है। जब आता ही नहीं है मतलब ऊपर है तो माइनस, 0 या माइनस। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेकर के अपन लिखते हैं इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्सेप्स, उसके टाइप्स का डिस्कशन। जहां सामने बोर्ड पे 3 नाम लिख दिए हैं, आउटलेट, मिड कैविटी, लो कैविटी। आउटलेट में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लगभग बताना है हेड का स्टेशन +4 वाले एरिया में, बहुत ज्यादा नीचे। लो कैविटी में आपको बताना है नीचे की तरफ, तो नीचे वाला एरिया प्लस। मिड कैविटी में मतलब ऊपर की तरफ एरिया माइनस। इससे डिसाइड होगा बच्चे को कितनी दूरी से डिलीवर करा के बाहर लाना। जितना ज्यादा प्लस में उतना काम आसान, जितना माइनस में उतना काम डिफिकल्ट। तो बात करते हैं इन तीनों के अंदर एक नए नाम को लेकर के, जिस नाम में शामिल होते हैं शॉर्ट कर्व, लॉन्ग कर्व और रोटेटिंग फॉर्सेप्स। जी हां, यहां पर आप देखेंगे किस प्रकार हम आउटलेट, लो कैविटी, मिड कैविटी को रिप्लेस करके शॉर्ट कर्व, लॉन्ग कर्व, रोटेटिंग 3 नाम यूज में लेने वाले, 1 बाय 1। कर्व का मतलब होता है फॉर्सेप्स जो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी लंबाई। बहुत ही कम लंबाई का इंस्ट्रूमेंट चाहिए जब बच्चे को बहुत कम दूरी से लाना है, और कम दूरी से किसमें लाना है? आउटलेट में। इसीलिए शॉर्ट कर्व जो नाम है आउटलेट के साथ अरेंज कर देता हूं मैं। क्या आउटलेट में बच्चा बहुत नीचे है तो उसे लाने के लिए ज्यादा लंबी फॉर्सेप्स नहीं चाहिए, तो नाम आता है शॉर्ट कर्व। अब बात चलती है लॉन्ग कर्व और रोटेटिंग की। रोटेटिंग जैसा नाम ही बोलता है घुमाने वाली। तो यहां अपने को डिसाइड करना है लेबर की मैकेनिज्म से। उस मैकेनिज्म में हेड डिलीवरी से पहले इंटरनल रोटेशन होता है, और वो रोटेशन होता है एंगेजमेंट के बाद। तो बड़े गौर से सुनना है, जहां पे प्लस का निशान है वो इंडिकेट करेगा एंगेजमेंट तो हो ही चुका, लगभग रोटेशन भी हो गया। माइनस स्टेशन इंडिकेट करेगा ना तो एंगेजमेंट हुआ ना रोटेशन हुआ। तो जहां रोटेशन नहीं हुआ वहां चाहिए हमें रोटेशन करवाने वाली फॉर्सेप्स। इसीलिए मिड कैविटी वाले एरिया में हमें जिस फॉर्सेप्स की नीड है उसका नाम होगा रोटेटिंग फॉर्सेप्स। और अब लास्ट वन जो अपने पास रिमेनिंग है लॉन्ग कर्व, वो अपने पास अवेलेबल होगा लो कैविटी में। तो हमारे पास 3 फॉर्सेप्स के नए नाम हो चुके हैं तैयार। और वो नए नाम क्या क्या हैं? शॉर्ट कर्व, लॉन्ग कर्व, रोटेटिंग। वो बेस है, बच्चे को कितनी दूरी से लाना है, घुमा के लाना है या बिना घुमा के लाना है। जब बहुत ज्यादा नीचे है तो बहुत कम लंबी लेनी है, शॉर्ट कर्व। जब माइनस पे है, एंगेजमेंट ही नहीं हुआ, रोटेशन ही नहीं हुआ, तो घुमाने वाली लेनी है, रोटेटिंग। और फिर रिमेनिंग कौन सी? लॉन्ग कर्व। अब इन सब के एक एक सूटेबल एग्जाम्पल क्या क्या है, गौर से सुनेगा। शॉर्ट कर्व का बेस्ट एग्जाम्पल होता है रिगले फॉर्सेप्स। रोटेटिंग का एग्जाम्पल होता है कीलैंड फॉर्सेप्स। लॉन्ग कर्व का एग्जाम्पल है निवाइल या सैम्पसन फॉर्सेप्स। तो कई बार एग्जाम्पल से भी एमसीक्यू बनता है। आइडियल शॉर्ट कर्व फॉर्सेप्स का एग्जाम्पल रिगले, आइडियल रोटेटिंग का एग्जाम्पल कीलैंड, एंड लास्ट वन लॉन्ग कर्व का एग्जाम्पल नेवाइल, या एक बात और होती है अपने पास सिम्पसन। यहां गौर करना दोस्तों, ये सारे के सारे नाम जो अंग्रेजी औलादों के हैं ये विदेशी हैं।
अपने हिंदुस्तान में भी एक कलाकार ने कोशिश करी थी बताने की, फर्स्ट इंडियन फॉर्सेप्स, दास बोलते हैं, DAS, दास फॉर्सेप्स। पर क्या करें, इस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियंस थोड़े पीछे रह गए और एग्जाम के MCQ में ये गोरे मजे ले गए। इसीलिए ये 3 नाम सामने बोर्ड में आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट इंडियन फॉर्सेप्स दास होती है, पर MCQ में अभी तक वो पूछी नहीं गई है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैं आपको बता रहा हूं, फ्यूचर सेंस में आपके यही सारे नाम काम आने वाले हैं। तो बोर्ड पे अवेलेबल है फॉर्सेप्स डिलीवरी में यूटिलाइज होने वाली सभी प्रकार के फॉर्सेप्स का एक बेसिक क्लासिफिकेशन। आप देखें अब एक बेसिक फॉर्सेप्स की स्ट्रक्चर क्या क्या होता है उसके अंदर। तो देखो यहां पे ये इजीली ग्रैस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए हैंडल है। उसके बाद स्टील के इंस्ट्रूमेंट की जो ब्लेड है वो शैंक पार्ट है, और फिर लास्ट वन ब्लेड्स है। अब इसमें ये ब्लेड्स बच्चे के सिर को पकड़ेगी, अंदर वाले एरिया को पकड़ेगी, तो वो पार्ट कहलाता है सिर को पकड़ना, सेफेलिक कर्व। और जो बाहर वाला एरिया है जो पेल्विस के कांटेक्ट में रहेगा वो कहलाता है पेल्विक कर्व। ब्लेड में 2 कर्व हैं, जिसने सिर को पकड़ा है सेफेलिक कर्व, जिसने पेल्विस को टच किया है वो पेल्विक कर्व। आइडियल फॉर्सेप्स का नॉमेनक्लेचर। उसके अलावा तरह तरह की जो और फॉर्सेप्स होती हैं उनके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है हमारे पास। रिगले, शॉर्ट कर्व वाली, सिंपसन, ये अपने पास लो कैविटी वाली, कीलैंड, रोटेटिंग वाली, उन सभी के प्रेजेंटेशन। उन सब के प्रेजेंटेशन के अलावा सबसे बेसिक जो पूछा जाता है वो यही है, जहां पे सेफेलिक कर्व, पेल्विक कर्व पूछते हैं। अब मैं आपसे सेफेलिक पेल्विक कर्व को इनर आउटर से पूछना चाहूं तो बड़ा सरल है। अंदर वाला हिस्सा बेबी के हेड को टच करेगा तो इनर सेफेलिक, आउटर वाला एरिया पेल्विस को टच करेगा तो आउटर पेल्विक। तो ये हमारे फॉर्सेप्स वेंटोस में बेसिक एक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्सेप्स। बात करते हैं शुरू जहां से MCQ। उस कैटेगरी में 2 नाम सामने बोर्ड पर है, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। और यहां पे इंडिकेशन वाला जो सेगमेंट है वो जबरदस्त MCQ लेकर आता है। और क्या लेकर के आता है, रुको तुम्हारा मास्टर अभी बताता है। क्या MCQ है वो? एक समय था बीमारियों में जब आपको मैं प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर पढ़ा रहा था, और वहां पे डेफिनेटिव मैनेजमेंट में कई चीजें सिखा रहे थे, जैसे कॉन्ट्रैक्शन कम हो तो ऑक्सीटोसिन देते हैं, वरदान है। पेरिनियम रिजिड हो तो एपिसियोटोमी करते हैं, यह भी वरदान है। उस समय बताया था मैटरनल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन हो तो फॉर्सेप्स वेंटोस यूज करते हैं, यह आपको याद रखना था। तो उस लिहाज से पहला MCQ यही है, आइडियल इंडिकेशन, चाहे हो वेंटोस चाहे हो फॉर्सेप्स, दोनों के अंदर आइडियल इंडिकेशन एक ही है। और उस आइडियल इंडिकेशन का नाम क्या था? मैटरनल डिस्ट्रेस। दिस इज द फर्स्ट MCQ ओवर आवर कंडीशन वेंटोस एंड फॉर्सेप्स डिलीवरी। इसको याद करें, इसको पढ़ने के लिए ही आज का लेक्चर लिया गया है। आइडियल इंडिकेशन ऑफ फॉर्सेप्स वेंटोस डिलीवरी क्या होगा हमारे पास? मैटरनल डिस्ट्रेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं जिनमें 2-4 नाम मैं लेना चाहूं, जैसे हाइपोटोनिक यूट्रस, नाम पता है, यूटेराइन इनर्शिया। उस कंडीशन में यूट्रस जोर नहीं लगा रहा, आप खींच के ले आओ। मदर विथ हार्ट डिजीज, जो प्रेग्नेंट मदर है उसे हार्ट डिजीज है। अब हार्ट डिजीज वाली, दिल की बीमारी वाली जोर लगाएगी तो कहीं दिल निकल के बाहर ना आ जाए, पाल्पिटेशन ना हो जाए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हार्ट डिजीज वाले में भी यूज लेना है। और ब्रीच में आपने देखा था, भले ही पहले बटक्स आएंगे फिर शोल्डर आएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब खोपड़ी भी बाहर आएगी, बर्न मार्शल मेथड, वहां भी हेड को निकालने के लिए फॉर्सेप यूज कर सकते हैं। तो अदर इंडिकेशन में और नाम बताना चाहें तो 2-3 नाम नोट कर लें। एक कंडीशन, जब कंडीशन कैसी हो, यूटेराइन इनर्शिया,
या आपको बताई मदर को क्या बीमारी हो गई, हार्ट डिजीज, या अपने पास ब्रीच में लिया कब, फॉरहेड, इन ब्रीच फॉर हेड, दैट्स इट. बट द MCQ content area is ideal indication that will be maternal distress. बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है, तो सुने बड़े गौर से. फॉरसेप्स हो या वेंटोस, उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और वही क्वालिटी उनकी बहुत बड़ी कमी भी है. क्वालिटी ये है कि हम सिर के ऊपर यूज होते हैं, कमी यह है कि सिर के अलावा और कहीं यूज नहीं होते हैं. यदि फीटल पार्ट बटक्स हो, शोल्डर हो, एक्सट्रीमिटी हो, तो फॉरसेप्स फेल, यही कमी है. तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में लिख सकते हैं अदर देन सिफेलिक. तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या लिखा आपने, जब डिलीवर होने के लिए खोपड़ी के अलावा कुछ और आ जाए तो हमारी फॉरसेप्स और वेंटोस का यूज नहीं होता. इसके अलावा जनरल सी बातें हैं कि यदि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर मदर को हो, क्योंकि फॉरसेप्स जब लगाएंगे तो पेरिनियल मसल स्क्रैच होंगी और डैमेज से ब्लड लॉस भी हो सकता है. यदि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ तो ब्लड लॉस अनकंट्रोलेबल हो सकता है, तो यूज नहीं करना. या फिर प्री मैच्योरिटी में बच्चे के स्कल में, बोन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, यदि फॉरसेप्स का प्रेशर पड़ गया और बोन डिप्रेस हो गई तो जो अपने ब्रेन के टिश्यू हैं उन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है. तो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन में आप मेंशन कर सकते हैं बच्चे का स्टेटस, प्री मैच्योरिटी लेवल, या मदर को किसी प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर. तो ये अपने पास जनरल से कॉमन इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है बोथ वेंटोस और फॉरसेप्स के लिए. आगे बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग इस सेगमेंट को लेकर के, प्री रिक्वायरमेंट. प्री रिक्वायरमेंट शब्द बताता है फॉरसेप्स यूज करने से पहले, वेंटोस यूज करने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है. उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूमोनिक है फॉरसेप्स की फुल फॉर्म. देखिए सामने, यदि अपन सभी दोस्त मिलकर के फॉरसेप्स की फुल फॉर्म खोले, FORCEPS, इस फॉरसेप्स की फुल फॉर्म खोल दें तो आपको सारे के सारे जितने भी प्री रिक्वायरमेंट हैं वो समझ में आ जाएंगे. एफ से होता है फुल सर्वाइकल डायलेशन, रास्ते से बच्चे को लाने के लिए रास्ता पूरा खुला होना चाहिए. ओ, ऑब्स्ट्रक्शन इज एब्सेंट, जिस रास्ते से बच्चे को लाएंगे बीच में कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए. आर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि बच्चे के सिर पे लगाएंगे और सिर पे तभी लगा पाएंगे जब वो पानी की थैली से बाहर होगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. सी, CPD, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मतलब सिर ज्यादा बड़ा और पेल्विस थोड़ा सकरा नहीं होना चाहिए. बड़े सिर और सिकुड़े पेल्विस में बच्चे बाहर नॉर्मल रास्ते से नहीं निकल पाते हैं, इसीलिए CPD एब्सेंट होना चाहिए. E, एम्प्टी ब्लैडर, मूत्राशय खाली, नहीं तो रास्ते में कर देगा रुकावट. P, प्रेजेंटेशन, अपन ने पढ़ा सिर के अलावा कहीं नहीं, प्रेजेंटेशन शुड बी सिफेलिक. S, सूटेबल हेड एंगेजमेंट, कम से कम एंगेज तो होना चाहिए. कल को एब्डोमेन में बच्चा बोले निकाल के लिया वहां से, पॉसिबल नहीं. तो सारे नाम जो आपको बताए, फुल सर्वाइकल डायलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी एब्सेंट, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, CPD एब्सेंट, एम्प्टी ब्लैडर, प्रेजेंटेशन से पहले सूटेबल हेड एंगेजमेंट, ये सारी प्री रिक्वायरमेंट कहलाती है. चाहे वेंटोस हो चाहे सिफेलिक, लिखते हैं
एफ से फुल सर्वाइकल डायलेशन, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन एब्सेंट, आर से रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सी से सीपीडी एब्सेंट, ई से एम्प्टी ब्लैडर, एसपी से प्रेजेंटेशन सिफेलिक, और एस से सूटेबल एंगेजमेंट। तो सारे इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और तैयारी करने के बाद बच जाता है एक ही काम कि अब बच्चे को लेके आ जाओ, कहते हैं प्रोसीजर। तो बात करते हैं प्रोसीजर की, उसको लेकर के प्रोसीजर में पहले पढ़ते हैं फॉर्सेप्स स्पेसिफिक। चाहे फॉर्सेप्स हो चाहे वेंटोज हो, हर प्रोसीजर की कुछ बेसिक से इंटरवेंशन होते हैं। जैसे डिलीवरी करवानी है तो लिथोटॉमी पोजीशन, पेरिनियल केयर, लोकल एनेस्थीसिया, ये तीन नाम जनरल से। क्या क्या बोले मैंने कि मदर को पोजीशन कौन सी देनी है, लिथोटॉमी पोजीशन। अगला बोला जनरल नर्सिंग केयर में क्या आएगा, पेरिनियल केयर, और पेनफुल सेंसेशन के लिए लोकल लिग्नोकेन, तो लोकल एनेस्थीसिया। ये तो हो गई अपने द्वारा किए जाने वाले कॉमन जनरल से इंटरवेंशन। अब सुनेंगे आप स्पेसिफिक इंटरवेंशन, वो क्या है, तो कुछ प्रिंसिपल है। फॉर्सेप्स को कहां अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, तो उसका नियम है, बड़े गौर से सुने। जो फॉर्सेप्स हैं दो, एक राइट में एक लेफ्ट में, लाइन आती है लेफ्ट लोअर फर्स्ट, लेफ्ट लोअर फर्स्ट, मतलब बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में जो फॉर्सेप्स है उसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद में राइट। और राइट जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो लेफ्ट से ज्यादा ऊपर दिखेगी, तो लेफ्ट वाली कैसे दिखेगी, नीचे। लेफ्ट को पहले अप्लाई करना है और राइट के कंपैरिजन में नीचे भी रखना है। तो नियम है फॉर्सेप्स का लेफ्ट लोअर फर्स्ट। सेकंड, लगाना कहां है, हेड पे लगाना है, डेफिनेट। हेड बहुत बड़ा है, उसके लिए फीटल हेड में पढ़ा है आपने स्पेसिफिक डायमीटर, बाइपैराइटल डायमीटर, बीपीडी, वहां इसको अप्लाई करना होता है। पिक्चराइजेशन में भी बता रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ फॉर्सेप्स के अंदर बाइपैराइटल डायमीटर पे इन्हें अप्लाई किया जाता है। ये दो चीजें तो बड़ी इंटरेस्टिंग, दो लाइनें पहले बोर्ड पर क्या बताया गया, लेफ्ट लोअर फर्स्ट, पहले लेफ्ट फॉर्सेप्स इंट्रोड्यूस करेंगे और उसे लोअर भी रखेंगे, और अप्लाई कहां करनी है, बाइपैराइटल डायमीटर पे, अप्लाइड ओवर बीपीडी, बाइपैराइटल डायमीटर। अब एक और इंफॉर्मेशन, वो क्या, फॉर्सेप्स जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो मदर के पेल्विस में जो मसल्स मास, ऑर्गन मास है, उसे दूर करते हैं। कुल मिला के क्या है, बीच में रास्ता बनाइए, फॉर्सेप्स लगाई, उन मसल को दूर दूर करोगे तो ही बच्चे के डिलीवर होने का पैसेज बनेगा। तो मांसपेशियों को औजारों की मदद से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से खदेड़ करके जब साइड में किया जाता है तो उसमें जोर लगता है, उसमें प्रेशर लगता है। और यह प्रेशर कहां अप्लाई हो रहा है, बच्चे के सर पे या मदर के टिश्यू पे। बच्चे के सर पे मत लगाना, कचूमर बन जाएगा। कहां लगाते हैं, मदर के टिश्यू पे। अब मदर के टिश्यू पे कितना जोर लगाया वो डिपेंड करता है प्राइमी है या मल्टी। प्राइमी पैरा है तो मसल्स में ताकत ज्यादा, दूर करने में प्रेशर भी ज्यादा। मल्टी पैरा है, कंपैरेटिवली मसल्स लूज हैं तो दूर करने में ताकत भी कम। तो यहां ध्यान रखना कि फॉर्सेप्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है
उससे मैटरनल पेल्विक टिश्यू पे प्रेशर लगाते हैं, उन्हें दूर करते हैं ताकि आने वाले बच्चे के लिए रास्ता बने। प्राइमरी में ये अलग होता है, मल्टी में अलग। प्राइमरी में लगभग 20 kg वजन जितना और मल्टी में 13 kg वजन जितना। तो लाइन लिखता हूं मैं, प्रेशर ओवर मैटरनल टिश्यू, प्रेशर ओवर मैटरनल टिश्यू प्राइमरी के अंदर 20 kg लायक और मल्टी में लगभग 13 kg। तो ये अपने पास फॉर्सेप्स एप्लीकेशन का प्रोसीजर। इमीडिएट फॉर्सेप्स एप्लीकेशन के बाद हमें पढ़ना है वेंटोस एप्लीकेशन। अब वेंटोस एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट वन आप बताएंगे प्लेस, कहां लगाते हैं, आइडियल प्लेस क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो सामने देखें बड़े गौर से, ये जो एरिया है यहां पे आपको ये वाला जो एरिया है यहां पे आपको लगा के बताया जा रहा है वेंटोस का कप। लैंग्वेज कैसे याद करते हैं उसे गौर से सुनना। ये अपने पास एंटीरियर फंटेनल है, ये अपने पास पोस्टीरियर फंटेनल है, और पोस्टीरियर फंटेनल में ये फ्लेक्शन पॉइंट बताया जा रहा है। ये पॉइंट होता है पोस्टीरियर फंटेनल से 3 सेंटीमीटर आगे, पोस्टीरियर फंटेनल से 3 सेंटीमीटर आगे। तो लाइन बनती है 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू लैम्डा। वेंटोस की जो एप्लीकेशन की जाती है उस आइडियल प्लेस का नाम है 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू लैम्डा, जहां पे लैम्डा का मतलब क्या है, पोस्टीरियर फंटेनल। अब अपने पास समय है सेकंड एमसीक्यू बताने का। पहला एमसीक्यू, आइडियल इंडिकेशन मैटरनल डिस्ट्रेस से बन चुका है। सेकंड एमसीक्यू सामने आ रहा है, यहां भी प्रेशर की बात चलेगी। फॉर्सेप डिलीवरी में जो प्रेशर अप्लाई कर रहे थे वो मैटरनल पेल्विक टिश्यू पे था। वेंटोस के अंदर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट बच्चे के स्कैल्प पे होता है। और उस प्रेशर की यूनिट कितनी होती है, याद कीजिए उस 3 इडियट के सीन को, जहां पर आमिर खान के द्वारा बनाया गया जो इन्वर्टर वायरस था उसमें आर माधवन धीरे धीरे प्रेशर सेट करता था। आमिर खान लैपटॉप पे करीना से बात करता हुआ चेक करता था कितना प्रेशर आइडियल है, और उस मीटर के अंदर 0.1, 0.2, 0.3 रीडिंग होती थी, सक्शन प्रेशर कितना रखना होता है। तो वो एक एमसीक्यू बन के आता है। आइडियल है उसकी रेंज 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेंज है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सामने नोट करवाता हूं कि यहां पे पहली बात तो ये हमें ये पता हो कि जो प्रेशर लगेगा वो बच्चे के सर पे लगेगा। प्रेशर ओवर स्कैल्प, वेंटोस में जो प्रेशर लग रहा था वो मैटरनल टिश्यू पे लग रहा था। कितना होता है प्रेशर, उसकी रीडिंग बता रहे हैं सामने 0.8 kg पर मीटर स्क्वायर। और ये अपने पास एक अच्छा एमसीक्यू बनता है सेकंड वन, मैटरनल डिस्ट्रेस के बाद में सेकंड वन। तो ये एप्लीकेशन हुई वेंटोस की। क्योंकि ये वेंटोस की एप्लीकेशन डायरेक्ट फीटल स्कैल्प पे होती है तो कभी कभार बच्चे के स्कैल्प की स्किन जो है वो वेंटोस सक्शन के साथ खिंच करके बाहर आ जाती है। बर्थ इंजरी में पीडियाट्रिक में नाम पढ़ते हैं आप लोग स्पैर हेमाटोमा और कैपेट फैक्सोडिनम, पर यहां पर जो आर्टिफिशियल स्कैल्प एलिवेशन हो जाता है उसे नाम देते हैं चिगोन। जी हां, आपसे सवाल बन सकता है किसी भी मोड पे कि चिगोन क्या होता है। तो चिगोन आर्टिफिशियल एलिवेशन ऑफ स्कैल्प, कारण जिस सेक्शन से आपने वेंटोस डिलीवरी करवाई साथ में चमड़ी ऊपर उठ के आई और क्या कहलाई, चिगोन। वेंटोस एप्लीकेशन फिनिश करते हैं अपने इस फर्स्ट प्रोसीजर को बता करके इसमें अवेलेबल कॉम्प्लिकेशन। और ये कॉम्प्लिकेशन वाला सेगमेंट वो है जहां से हमारा फॉर्सेप्स वेंटोस का थर्ड एमसीक्यू है। तो कोई भी स्मॉल कंटेंट सामने लेक्चर बोर्ड पे आए
आप सबसे पहले उसके अंदर पाए जाने वाले एमसीक्यू के बारे में जान पाए, ये मोस्ट वाइटल सेगमेंट होता है। तो यहां पे कॉम्प्लिकेशन जो हजारों बार पूछी गई है वो है लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फॉरसेप्स। तो फॉरसेप्स जब इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को डिलीवर करवाने के लिए, तो कभी कभार सैक्रल बोन कंप्रेस होने से, नर्व कंप्रेस होने से लाइफ लॉन्ग बैक पेन की कंप्लेंट रह जाती है, और यही अपना एमसीक्यू है। लैंग्वेज क्या आएगी? लैंग्वेज निकल के आएगी आपके पास में लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फॉरसेप्स। ये सवाल पूछा जाएगा और जवाब में आपको देकर के आना होगा बैक एक, कमर दर्द, क्योंकि ये स्टील के औजार सैक्रल नर्व को दबा करके लंबे समय तक का दर्द दे गए। इसके अलावा जनरल जो कॉम्प्लिकेशन पूछी जाती है उनमें शामिल होता है इंस्ट्रूमेंटल इंजरी, जो हो सकती है क्रेनियम पे और फेस में, क्योंकि लगा रहे हैं पूरे सर पे। तो जनरल बात करें उसके लिए भी आंसर तैयार रहे कि अपने पास जनरल कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, तो वहां पे दो इंजरी, फेशियल देन क्रेनियल इंजरी। सो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर फर्स्ट थेरेपेटिक सर्जिकल मॉडलिटी, द नेम एज फॉरसेप्स एंड वेंट्रोस डिलीवरी। आज के लेक्चर में ही अपन इंक्लूड करेंगे एक और ऐसी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को ही आपके सामने बोर्ड पे अवेलेबल, एपिसियोटॉमी। कंटेंट सारे बोर्ड पे अवेलेबल है, किस किस सब हेडिंग्स के थ्रू डिस्कस किया जाएगा। एपिसियोटॉमी बात करते हैं इसको लेकर बनने वाले सवालों के साथ में। यहां सवाल पहले से डबल है। फॉरसेप्स वेंट्रोस में 3 सिखाए। आइडियल इंडिकेशन मैटरनल डिस्ट्रेस, वेंट्रोस प्रेशर 0.8, लेट कॉम्प्लिकेशन बैक एक। यहां पे सवाल की लिमिट रेंज ज्यादा है, लगभग 6 से 8 है। उस कैटेगरी में शामिल होते हैं एपिसियोटॉमी कौन सी इंजरी है, आइडियल टाइमिंग क्या है, मोस्ट कॉमन कौन है, सेकंड मोस्ट कॉमन कौन है, लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है, और फिर रिकवरी में, नर्सिंग केयर में एम्बुलेशन कब कराना है, स्टिच रिमूव कब कराने हैं। ऐसे करके 5-7 एमसीक्यू को लेकर आपके सामने अवेलेबल है नेक्स्ट सर्जिकल मॉडलिटी, द नेम एज एपिसियोटॉमी। तो आइए बात करना शुरू करें इसके बारे में। फर्स्ट वन बोर्ड पे अवेलेबल है, इसके बारे में बताया जाए तो उस बताने की कैटेगरी में गौर फरमाइएगा कि एपिसियोटॉमी है क्या। तो डिलीवरी को आसान बनाने का एक तरीका है जिसमें पेरिनियम पे कट लगाते। पेरिनियम पे कट लगाएंगे तो वो रास्ता जिससे बच्चा डिलीवर हो रहा है, बर्थ कैनाल, वो एरिया वाइड हो जाएगा और वाइड होने से डिलीवरी प्रोसेस इजी बन जाएगा। तो 1 लाइन डिफाइन करना हो इसको, व्हाट इज एपिसियोटॉमी, तो आंसर देंगे इट इज वाइडनिंग ऑफ बर्थ कैनाल। तो जनरल एज ए इंट्रो 1 लाइन इसके लिए मेंशन करना चाहें तो वो अपने पास है, इट इज वाइडनिंग ऑफ बर्थ कैनाल। ये तो जनरल सी परिभाषा हो गई, और जनरल बातें फटाफट से खत्म करके देखिए फिर वो ग्रीन मार्कर वाला आ गया आपके पास एमसीक्यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब इसके अंदर आने वाली है। वो क्या? एपिसियोटॉमी में पेरिनियम में अपन कट लगाते हैं, तो सवाल बनता है एपिसियोटॉमी कौन सी डिग्री की पेरिनियल इंजरी है। उस पेरिनियल इंजरी को डिटेल में खोलने के लिए सामने मैं आपको एक क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं यहां 4 ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जिस भी साथी विद्यार्थी को ये सब कुछ याद करना हो उसको मेरा सलाम, लेकिन जिसको 1 लाइनर आंसर जान करके सीएचओ बनना हो वो आ जाए बोर्ड के इस तरह। ये 1 लाइन में जवाब चाहिए साहब कि एपिसियोटॉमी कौन सी डिग्री की पेरिनियल इंजरी है। क्वेश्चन पहला लगा रखा है, आंसर है 2nd डिग्री, 2nd डिग्री पेरिनियल इंजरी। तो अपने पास ये रहा जवाब,
एपिसियोटोमी इज सेकेंड डिग्री पेरिनियल इंजरी। याद करें, मजे लें, सिलेक्शन लें और फिर अच्छे विद्यार्थी बोर्ड के इस सेगमेंट में आ जाए कि एक्चुअली पेरिनियल इंजरी का क्लासिफिकेशन कैसे है। क्योंकि सबूत दूं, प्रूफ दूं आपको, पीजीआई एम्स बठिंडा के अंदर पेरिनियल इंजरी की ग्रेड से सवाल पूछा गया है कि पेरिनियम पे कौन सा पोर्शन कितना इन्वॉल्व हो जाए कि ग्रेड चेंज हो जाए। बड़े कंसंट्रेशन से बोर्ड पे देखिएगा। नंबर 1, ग्रेड 1 जो है उसके अंदर जो इंजरी होती है वो कॉमनली इन्वॉल्व करती है ओनली स्किन को। हमारी बॉडी की बात भी करें, सबसे बाहर प्रोटेक्टिव लेयर चमड़ी होती है, सिर्फ चमड़ी कटे और कुछ ना हो वो ग्रेड 1 है। आगे ग्रेड 2 में एडवांस बता दूं मैं आपको, 3 जने आने वाले हैं। स्किन, उसके नीचे मसल्स और उसके नीचे म्यूकोसा मेम्ब्रेन, वेजाइनल म्यूकोसा, ये 3 जने ग्रेड सेकंड में। तो ग्रेड सेकंड में देखो क्या शामिल है। ग्रेड सेकंड के अंदर ग्रेड 1 मतलब स्किन तो आ ही गई, उसके अलावा प्लस किसको कर दिया, मसल्स को, और यहां पे प्लस कर देता हूं मैं म्यूकोसा को। तो कितने जने आ गए, 3 जने। सेकेंड डिग्री इंजरी में 3 इन्वॉल्व है। केवल चमड़ी फटे 1 डिग्री, चमड़ी, मांसपेशी, म्यूकोसा मेम्ब्रेन 3 जने वो रप्चर हो जाए सेकेंड डिग्री। इस बेस पे बहुत बड़ी बातें करी जाती है। हमारे शरीर में भी ऊपर स्किन है, उसके नीचे मसल्स है, उसके नीचे म्यूकोसा मेम्ब्रेन है। तो पूछते हैं ये घाव लंबा है कि गहरा है, लंबा है कि गहरा है? जवाब जाएंगे डीप है। कितनी लेयर, ट्रिपल लेयर। एपिसियोटोमी इंसिजन कैसा होता है, ट्रिपल लेयर। और जब अपन इंसिजन करेंगे डिलीवरी के बाद रिपेयर भी करेंगे, तो रिपेयरिंग कैसी होगी, ट्रिपल लेयर रिपेयरिंग। रिपेयरिंग में सूचर भी लगाएंगे। अब सूचर भी 2 प्रकार के, कटने वाले, गलने वाले। कटने वाले, गलने वाले सवाल बन गया, कौन से लगाओगे, साफ दोनों लगाएंगे। अंदर म्यूकोसा में, मांसपेशी में गलने वाले लगाएंगे और ऊपर कटने वाले लगाएंगे। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ ये पता होने पर कि 3 जने इन्वॉल्व थे, स्किन, मसल, म्यूकोसा, सेकंड डिग्री। इसके बारे में इतना क्यों चिल्लाना पड़ रहा है, क्योंकि यही तो हमारी एपिसियोटोमी है, सेकंड डिग्री पेरिनियल इंजरी। ग्रेड 3 में जब अपन गए तो वहां पे एक्सटर्नल, इंटरनल, एनल के स्फिंक्टर, एनस के जो स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, उन्हें भी इन्वॉल्व कर लिया गया। और ग्रेड 4 में इनके अलावा एनल की म्यूकोसा भी आ गई। तो हमारे पास सामने 4 ग्रेड, केवल स्किन फर्स्ट ग्रेड, स्किन, मसल, म्यूकोसा सेकंड ग्रेड, स्किन, मसल, म्यूकोसा प्लस एनल स्फिंक्टर थर्ड ग्रेड, स्किन, मसल, म्यूकोसा, एनल स्फिंक्टर प्लस एनल म्यूकोसा फोर्थ ग्रेड। तो टोटल अपने पास 4 ग्रेड होती है। पीजीआई बठिंडा एम्स के अंदर ग्रेड 3 से एमसीक्यू पूछा गया था। और आपके लिए जो सिंपल एमसीक्यू है मैंने यहां बता दिया कि अपनी एपिसियोटोमी कौन से डिग्री की पेरिनियल इंजरी है, आंसर सेकंड डिग्री। आगे बढ़े, बैक टू बैक 3 सब हेडिंग के जवाब देने के लिए, इंडिकेशन, एडवांटेज और टाइमिंग। और यहां पे पहले माथे पर ठोक दूं तो ये रहा सवाल, यहां से आपका आज का एपिसियोटोमी का दूसरा सवाल। पर फिलहाल करते हैं सबके बारे में बात। हल्के फुल्के इंफॉर्मेशन सब जने देख करके जा रहे हैं। क्या क्या है वो, इंडिकेशन, इंडिकेशन से एमसीक्यू नहीं है, जनरल सुने, लिखें, आगे बढ़े। क्या क्या होंगे वो इंडिकेशन में, नंबर 1 जब पेरिनियम टाइट हो, रिजिड पेरिनियम। नंबर 2 एक कॉमन कॉन्सेप्ट बन गया है वर्तमान के समय में कि जो प्राइमी मदर्स हैं, फर्स्ट टाइम वजाइनल डिलीवरी जो मदर्स होती हैं उनमें एपी कॉमन होता है, तो प्राइमी। इसके अलावा अपन ने पढ़ा है प्रोलॉन्ग लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, दोनों के अंदर यह परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा रिवाज नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, परंपरा नहीं है, फिर भी यह देखा जाता है जिसका पिछला बच्चा एपिसियोटोमी से आया है, इस बार भी चांसेस हैं एपिसियोटोमी के। तो ये सारे जनरल से इंडिकेशन है, बड़ा सारा एमसीक्यू नहीं है,
तो उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या मेंशन करवाया आपसे, जब पेरिनियम ही रिजिड हो तो रिजिड पेरिनियम। इसके अलावा बोला कॉमन कंसेप्ट बन गया प्राइमी मदर्स के साथ, तो प्राइमी पैरा। दो लेबर जिनमें अपन ने इसको किया था, पढ़ लिया अपन ने वहां पर में, प्रोलॉन्ग लेबर में और प्रेसिपिटेट में। इसके अलावा आपको मैंने बताया यदि किसी मदर को प्रीवियस हिस्ट्री हो। चलिए बात करते हैं इन दो की एडवांटेज। फायदा क्या है भाई, तो फायदा क्या है वो चीज आप इससे सीखेंगे। हम काट के आएंगे तो ग्रेड सेकंड तक जाएंगे, वो सोच समझ के है, और अपने आप पट गई तो पता नहीं वो 4 ग्रेड तक भी पहुंच सकती है। तो क्या करके आ रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो हो जाए, जो ना चाहते हैं वो ना हो जाए। लैंग्वेज है इट इज वांटेड इंसिजन टू प्रिवेंट अनवांटेड रप्चर। यही लाइन आपको यहां मेंशन करनी है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एपिसियोटॉमी, योर आंसर विल बी टू प्रिवेंट अनवांटेड रप्चर। हम पहले ही रास्ता दे करके आ गए, जबरदस्ती वो धूम मचाता तो पता नहीं पेरिनियम को कहां से कहां पहुंचाता। इसीलिए जनरल सी लाइन टू प्रिवेंट अनवांटेड रप्चर। और फिर 5 सितारों के साथ लिखी जाएगी वो लाइन जब आएगा समय टाइमिंग को लेके, कब करते हैं उसको लेकर के जो लाइन है वो सुने, पूरी सुनना, नहीं तो आधी बार सिर्फ क्राउनिंग याद रह जाता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, इवेंट नंबर 5, एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, देन क्राउनिंग। अब क्राउनिंग में सिर्फ क्राउनिंग याद नहीं करना, नहीं तो एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन रखेगा, एट क्राउनिंग, आफ्टर क्राउनिंग, बिफोर क्राउनिंग। तो उसका एग्जैक्ट आंसर है जस्ट बिफोर क्राउनिंग। क्योंकि एक बार यदि क्राउनिंग हो गया, हेड का फिक्सेशन जेनिटेलिया पे हो गया, तो एपिसियोटॉमी सीजर को इंसर्ट करने का भी स्पेस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बेस्ट टाइमिंग का आंसर है जस्ट बिफोर क्राउनिंग। ये चीज आपको याद करनी है। और ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एमसीक्यू भी है, तो सामने बोर्ड पे लिखा टाइमिंग को लेकर के बात, जस्ट बिफोर क्राउनिंग, द एमसीक्यू नंबर 2 from the portion of episiotomy. The first MCQ was episiotomy is which grade perineal injury? Your answer will be 2nd degree. And the now question is what is the ideal timing to perform episiotomy? The answer will be just before the crowning. अब इसके बाद करेंगे हम बात इसके टाइप्स को लेकर के। सामने बोर्ड पर देखें उनका प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एपिसियोटॉमी, मीडियोलैटरल, मीडियन, लैटरल, जे शेप, और सेम वहां भी परफॉर्म करके बता रखा है। इन्हीं को अपने को डिटेल डिस्कशन में लेना है। एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं, सामने सिर्फ जो नाम लिखे हुए हैं उनसे फिर आपके 2 एमसीक्यू तैयार बैठे हैं। 4 हो जाएंगे नंबर दोस्तों। 2 पढ़ लिए, वो 2 कौन कौन से हैं तो देखिएगा, मोस्ट कॉमन टाइप और फिर सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप। कई बार ऐसा ही होता है, सब जने फर्स्ट रैंक पे कौन आया वो याद रख लेते हैं, सेकंड का जब टर्न आता है तो बत्ती गुल हो जाती है। जैसे सवाल पूछते कई लोग कि चांद पे पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर दूसरा किसने रखा, बच्चे बोलते दूसरा उसी का था, पर ऐसा नहीं। सामने देखो, फर्स्ट कॉमन एंड सेकंड मोस्ट कॉमन, दोनों के जवाब आपको आने चाहिए। बोर्ड पे लिख देता हूं, चारों वैरायटी में से मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो ये रहा अपना मोस्ट कॉमन का आंसर। लेकिन जब आ जाए सवाल सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो दोस्तों उसको भी याद कर लेना, वो इसके नीचे वाला मीडियन है। तो एक अपने पास मीडियन सेकंड मोस्ट कॉमन और एक मोस्ट कॉमन मीडियोलैटरल। अब समझेंगे ये कहना क्या चाहते हैं, एक एक करके इन सब की बातों को क्या बोलना चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन में आप यहां देख लीजिए, मैं बता देता हूं। एक होता है मीडियन, बीच, वो बोलता है बीच में से शुरू करूंगा और बीच में ही चलता रहूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। वो ये रहा, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर में ही चल रहा है, एकदम बीचों बीच है, तो नाम मीडियन ये दिया जाता है। ये फर्स्ट वैरायटी।
इसमें इंसिजन लगभग 1.5 सेंटीमीटर का होता है। अब मीडियन में समस्या क्या आ गई, जब बीचों बीच वार करोगे तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। किसी भी एंगल में सोच के देख लेना, बीचों बीच एकदम मौके पर चोट करके आते हैं तो घाव बड़े गंभीर बन जाते हैं। इसीलिए वहां पे जवाब देना है, द मीडियन एपिसियोटोमी इज नॉट परफॉर्म नाउअडेज ड्यू टू द रिस्क ऑफ मसल्स डैमेज। चलिए साहब आगे बढ़े। मीडियन के बाद एक बात आती है लेटरल की, जो प्रेजेंटेशन में नहीं है वो दिखा देता हूं मैं। वहां पे क्या होता है, लेटरल के अंदर यहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये बोलता है साइड में से शुरू करूंगा और साइड में ही जाऊंगा, तभी तो मेरा नाम लेटरल है। यदि बीच में से शुरू करके बीच में ही जाता तो मैं मीडियन कहलाता। साइड से शुरू करके साइड में जाऊंगा तो लेटरल कहलाऊंगा। ठीक है भाई, बीच में जाने से क्यों रोका, मसल डैमेज का रिस्क था। साइड में, जी हां साइड में भी रिस्क मिलेगा। वो क्या, फीमेल जेनिटल ऑर्गन वल्वा के अंदर ओपन होती है बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग, और वो बार्थोलिन डक्ट जो रास्ता है वो साइड से गुजरता है। और अब साइड में जाएंगे तो बार्थोलिन डक्ट काट के आ जाएंगे, तो लैटरल एपिसियोटोमी भी करना बंद कर दिया। क्यों, खतरा किसका, बार्थोलिन डक्ट का। तो अजीब समस्या है, बीच में जाऊं तो मसल कट जाए, साइड में जाऊं तो बार्थोलिन कट जाए। अरे कहां जाऊं, तो तीसरा क्या आया, दोनों का समाधान, मीडियोलैटरल। बीच से शुरू करो और थोड़ा बीच में चलो, ज्यादा मत चलो तो मसल बच गई, और फिर बाद में साइड में आ जाओ तो बार्थोलिन भी बच गई। वो चीज ये रही कि आप स्टार्ट बीच से हुए और बीच में ही गए, लेकिन कुछ टाइम बाद आप साइड में गए, तो दोनों को बचाने वाली जो वैरायटी है मीडियोलैटरल कहलाती है, और उसी को मॉडिफाई करके जे शेप कहा जाता है। तो ये चार चीजें इनसे पता चल रही है अपने को कि हमारे पास चार टाइप हैं। बीच में से शुरू होकर के बीच में जाना मीडियल, मसल डैमेज का खतरा। साइड से शुरू होकर साइड में जाना लेटरल, बार्थोलिन डक्ट का डैमेज का खतरा। और दोनों खतरे से बचना हो तो मीडियोलैटरल, जिसे मॉडिफाई करके बोल दिया जे शेप। अब जे शेप का और डिस्कशन देख लेते हैं, वो क्या चीज है। ये देखो, इस प्रकार से ये जा रहा है इधर, ये इधर जाता है तो बोलते हैं भैया ये वाला एरिया राइट है। ज्यादा मुझे राइट में ही आते हैं क्या, नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं साहब, इधर भी जा सकते हैं। इधर चले गए तो बोल देंगे लेफ्ट है। तो जे शेप जो होती है वो दो प्रकार की, राइट और लेफ्ट। और जैसे राइट लेफ्ट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है टाइमिंग का। घड़ी में जब सुइयां इस कांटे पे होती है तो या तो 5 बजते हैं या 7 बजते हैं। देखो कितने बजा रहा हूं, आप भी देख लीजिए। यहां पर राइट में कितने बज गए, 7 बज गए, और लेफ्ट वाले इंडिकेशन से 5 बज गए। यदि इसको कुछ और ना समझ के घड़ी समझा जाए तो नाम आते हैं 5 o'clock, 7 o'clock। तो जे शेप के और नाम क्या क्या हैं, 5 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन, ये दो नाम आते हैं। अब इसमें एक और एमसीक्यू आता है कि 5 बजते हैं लेफ्ट में और 7 बजते हैं राइट में, तो जवाब दो प्यारो कि ज्यादा कौन सा प्रेफरेबल होता है। तो मोस्ट प्रेफरेबल होती है राइट साइडेड। वो किस बेस पे बोल सकते हो, वो आप तब बोल सकते हो जब आपको राम धर्म से याद आ जाए कि नॉर्मल पोजीशन ऑफ फीटस क्या होती है, LOT या LOA, इन दोनों में से एक होती है। इन दोनों में बच्चा लेफ्ट में है तो जिस तरफ बच्चा लेफ्ट में है वहां कट नहीं लगाएंगे, उसके अपोजिट लगाएंगे। इसीलिए मोस्ट कॉमन कौन सी, राइट में। तो ये सारी बातें राइट डाउन का समय आ गया। क्या क्या पढ़ा आपने, एपिसियोटोमी के टाइप 4 होते हैं। बीच में से शुरू होकर बीच में चले, मीडियल, मसल डैमेज का खतरा। साइड से शुरू होकर साइड में जाए, लेटरल, बार्थोलिन डैमेज का खतरा। दोनों को मिक्स कर दे तो मीडियो लेटरल, मॉडिफाई कर दे तो जे शेप। कितने नाम, 5 बजे, 7 बजे। मोस्ट कॉमन कौन सा, राइट साइड।
और 2 एमसीक्यू जो मिले वो ये रहे। इस बार हरा नहीं लगाया, लो हरा लगाते हैं। ये आपका एमसीक्यू तीसरा, ये आपका एमसीक्यू चौथा। और इनके बारे में लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करें टाइप्स में, 1 बाय 1 देखिए। सबसे पहला नाम आप क्या दे सकते हो? मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या क्या बोलोगे, उसके लिए तैयार हो जाए। मीडियन में क्या बोलोगे? कहां चलता है? एकदम सेंटर में। खतरा किसका देता है? मसल डैमेज का। मैक्सिमम इंसिजन कितना बताया? 1.5 सेंटीमीटर। और इसको क्या बोला तुमने? सेकेंड मोस्ट कॉमन। बात करें अगले वाले की, मीडियन के बाद में किसका नाम लिया दोस्तों? लैटरल का नाम लिया। अब लैटरल के लिए क्या बोला? कहा जाएगा? ये साइड में। और साइड में जाएगा तो डैमेज का खतरा किसको बताया? बार्थोलिन डक्ट डैमेज। चलिए ये बात, लास्ट वन बात करिए अपन ने किसको लेकर के, जो अपने पास मोस्ट कॉमन थी। क्या नाम था उसका? मीडियो लैटरल। अब ये जो मीडियो लैटरल थी, इसी को आपने मॉडिफाई करके क्या बताया? जे शेप। यही शेप कौन सी है? जे शेप है। जे शेप के अलावा ये मोस्ट कॉमन है। घड़ी में कितने बजे? 5 या 7 बजे। कॉमन एपिसियोटोमी कौन सी है? राइट साइड है। और मैक्सिमम इंसिजन कितना? 2.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैरायटी एंड टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड अपॉन द प्रोसीजर एस्पेक्ट, कि प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो पहले बेसिक स्टेप जो बताई, लिथोटोमी पोजीशन, पेरिनियल केयर, लोकल एनेस्थीसिया। फिर लगाओ इंसिजन। इंसिजन की क्वालिटी क्या बताई? लंबा कि गहरा? गहरा। कितना गहरा? सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर? तो ट्रिपल लेयर। अब ट्रिपल लेयर गहरा है तो वहां पे मैंने ये भी सिखाया कि सूचरिंग कैसी, एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल। आंसर देंगे बोथ। जो इनर है वो एब्जॉर्बेबल, जो आउटर है वो नॉन एब्जॉर्बेबल। फिर सारी बातें जो आपने पढ़ी वो इन प्रोसीजर में लिखी जाएंगी। और इस प्रोसीजर के अंदर ही 2 लाइन चमका के बतानी होती है। वो क्या है? फर्स्ट वन, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, एपिसियोटोमी हो, एम्बुलेशन चलने के लिए सलाह देते हैं पहले दिन के बाद, 24 घंटे बाद। पहला। दूसरा, सिजेरियन वाली और एपिसियोटोमी वाली पूछती है जो टाके लगाए थे काटने वाले कब कटवाने हैं। जवाब आता है 5th और 6th डे, 5वें और 6ठे दिन। तो ये 2 बेसिक इंटरवेंशन भी यहां इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो आइए प्रोसीजर में वो सब कंटेंट लिखे जो हमने डिस्कशन में थे पढ़े। तो यहां पे बैक टू बैक उनकी सीरीज आ रही है। अपने पास नंबर 1 जनरल क्या बताया? पोजीशन जिंदाबाद, लिथोटोमी। नर्सिंग जिंदाबाद, पेरिनियल केयर। फार्मेकोलॉजी जिंदाबाद, लोकल एनेस्थीसिया। चलो भैया करो तैयारी। अब तैयारी में अगला क्या करना है? अगला लगाना है अपने को इंसिजन। तो अपने बोला वैरायटी किसके बारे में? इंसिजन के बारे में। एक एक क्वालिटी बताते जाओ। कैसा है? गहरा है, डीप है। कितनी कटेगी? 3 लेयर। तो ट्रिपल लेयर कटिंग। सूचर कैसे होंगे? दोनों, बोथ। कटने वाले, गलने वाले। गलने वाले एब्जॉर्बेबल, काटने वाले नॉन एब्जॉर्बेबल। और बड़ी ही धमाकेदार चीज, एम्बुलेशन। माता राम को पोस्ट प्रोसीजर चलने फिरने के लिए कब बताना है? आफ्टर 24 आवर। और टाके कब कटाने हैं? स्टिच रिमूवल के लिए टाइमिंग क्या बताया आपको? 5 से 6ठा दिन। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं, यहां से भी एमसीक्यू बनते हैं। इनके अंदर ये जो लास्ट के जो 2 पॉइंट लिखवाए हैं, इनसे एमसीक्यू हमने एग्जाम में देखे हैं कि पोस्ट प्रोसीजर एम्बुलेशन, फिर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी का हो, सिजेरियन का हो या एपिसियोटोमी का हो, कॉमनली ही लेकर के रन होता है। आइए एंड करते हैं इस वाले प्रोसीजर को भी पढ़ करके अपन। ये वाला एस्पेक्ट हेडिंग है कॉम्प्लिकेशन, और लास्ट एमसीक्यू वेट कर रहा है आपका इस सेगमेंट। कॉम्प्लिकेशन, 2 कॉम्प्लिकेशन, इमीडिएट और डिले या रिमोट। तुरंत। अब तुरंत तो क्या होता है? जब कट लगता है
तो पेन और कटने से ब्लीडिंग। लेकिन एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अनएक्सपर्ट हैंड से होने के चांसेस रहते हैं। वो क्या? परफेक्शन नहीं हो हाथों में तो वुंड, इंसीजन छोटा बड़ा लग जाता है, कहते हैं इंसीजन एक्सटेंशन। तो कॉम्प्लिकेशन कैटेगरी में आप शामिल करेंगे पहले तो दो नाम, एक नाम आएगा इमीडिएट और एक आएगा डिलेड, और डिले को ही आप बोल सकते हो रिमोट। बात करें इमीडिएट की तो नाम दिए बड़े सरल सरल से कि इंसीजनल पेन, इंसीजनल ब्लीडिंग, और खुद इंसीजन का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया तो इंसीजन एक्सटेंशन। बात करें डिलेड रिमोट में तो ये वो एरिया है जहां से एपिसियोटोमी का लास्ट एमसीक्यू अभी भी बचा है कि ये सवाल पूछते हैं मोस्ट कॉमन डिलेड, लेट, रिमोट कॉम्प्लिकेशन। तो देखो एपिसियोटोमी में शरीर के ऐसे जगह पर जाकर के आप काट के आए हो जो पूरा जॉइंट कहलाता है, और वहां कट लग जाए तो एक बार जो नेचुरल चीज हट जाए वो पहले की तरह जीवन में दोबारा कभी ना हो पाए। तो मसल वीकनेस से परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि परफॉर्मेंस सारा दोस्तों मांसपेशियों का ही तो खेल होता है। थोड़े बड़े हो जाओगे और जब मैदान में आओगे समझ जाओगे कि मांसपेशी का ही सारा खेल है। हेडिंग मेंशन है डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया टर्म का मीनिंग है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकॉर्स, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकॉर्स में यदि मसल्स में नहीं होगा फुल इरेक्शन तो वहां पे नहीं बचेगा सिवाय दर्द के और कुछ। इसीलिए मसल वीकनेस से सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, पेन की सेंसेशन होती है, टर्म है डिस्पेरियूनिया। और इसके साथ आपका एपिसियोटोमी सर्जिकल प्रोसेस का भी एंड होता है। तो जैसा कि दोस्तों आज के लेक्चर में शामिल कर रहे थे अपन डिलीवरी को आसान करने वाले सर्जरीज को पढ़ने की कैटेगरी, नाम आए कॉमन फॉर्सेप्स वेंटोस एंड सेकंड वन एपिसियोटोमी। एक बार गो थ्रू हो जाएं कंप्लीट लेक्चर डिस्कशन को लेकर के। तो फॉर्सेप्स वेंटोस दो नाम, सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन से लर्न हुए हमें तीन सेगमेंट, तीन अलग अलग नाम, आउटलेट शॉर्ट कर्व रिगले, मिड कैविटी रोटेटिंग कीलैंड, लो कैविटी लॉन्ग फॉर्सेप्स निवाइल। फिर जनरल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बारे में सवाल नहीं, सवाल धमाकेदार, आइडियल इंडिकेशन मैटरनल डिस्ट्रेस, फॉर्सेप्स न्यूमोनिक फुल फॉर्म, जबरदस्त सवाल, प्रोसीजर से अप्लाई कहां करोगे, बाइपैराइटल डायमीटर पे। एक और सवाल, वेंटोस का प्रेशर कितना, 0.8। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेट कॉम्प्लिकेशन, आंसर बैक एक्ट। आफ्टर दैट एपिसियोटोमी, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी ग्रेड है, सेकेंड डिग्री पेरिनियल इंजरी। नेक्स्ट वन आइडियल टाइमिंग क्या है, जस्ट बिफोर क्राउनिंग। टाइप्स में मोस्ट कॉमन कौन है और सेकंड मोस्ट कॉमन कौन है। नेक्स्ट वन मसल डैमेज का खतरा किसमें, मीडियन। बार्थोलिन डक्ट डैमेज का खतरा किसमें, लैटरल। मोस्ट कॉमन जे शेप। घड़ी में कितने बजे, 5 बजे 7 बजे, और उसमें भी कॉमन कौन सा, राइट साइड। आफ्टर दैट प्रोसीजर में, पूरे प्रोसीजर होने के बाद चलना फिरना कब, 24 घंटे बाद। टाके कब हटेंगे, 5 से 6 दिन बाद। कॉम्प्लिकेशन, डिलेड कॉम्प्लिकेशन, आंसर डिस्पेरियूनिया, जो काफी पूछा जाता है। तो ये अपने पास थेरेपेटिक ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के सर्जिकल पोर्शन में दो नाम, और भी कई सारे नाम शामिल है उनमें सिजेरियन, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, डिस्कस होंगे अपने नेक्स्ट सक्सेसिव लेक्चर में। पर आज के लेक्चर में इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ही इसे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।